नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें इन्वायरमेंट में आज की टॉपिक है ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। इसे आप स्टार लगाएंगे। 100% आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। ये आपकी एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के लिए। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है। अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में भी। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर स्थित होता है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन और आभा मंडल की खोज किसने की। GW केंट मूर ने किया है ओजोन आभा मंडल की खोज। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की है। ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन सैंकलिन ने। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि बायोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। चाहे तो आप लाइन बाय लाइन उसे पढ़ सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है। ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है। डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर आप इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा आपकी। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है। CFC हैलोजन नाइट्राइट्स ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन। याद रखेंगे इन सभी नामों को। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, यानी मानव से फैलने वाले प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, तो ये मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक। टीआरई 1 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपको याद रखना है, उसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, आगे मिलेगा। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं। उसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। टीआरई 3 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं, तो ये सेकेंडरी प्रदूषक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप लोग एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। जब अकार्बनिक पोषक जैसे कि फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं, तो यह यूट्राफिकेशन में वृद्धि करते हैं। सुपोषण। आप देखेंगे टीआरई 1 में यह प्रश्न आया हुआ है, क्या है यूट्राफिकेशन। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो लेड को प्रदूषित करती है। ऐसे प्रदूषण जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ये जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। एसिड रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं, तो आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस हैं। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा का पीएच मान कम हो जाता है।
एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? इससे एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। जैव उपचारण यानी कि बायोरेमिडिएशन से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन ही कहलाता है जैव उपचारण। अगला पॉइंट देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मैफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया यानी NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार आदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। इन सीटू बायोरेमिडिएशन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहा जाता है। इन सीटू और एक्स सीटू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से तैयार करिएगा। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? यह फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। अगला पॉइंट, ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने किया था। चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में स्थित है, चेरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो ये 26 अप्रैल 1986 को दुर्घटना हुई थी। प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव याद रखने हैं आपको, एग्जाम में सीधे सीधे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये श्वास संबंधित रोग होता है, इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। धूल के कण यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचाते हैं। सीसा कैंसर का प्रमुख कारक बनता है। भारत में कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दामोदर नदी। अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है। दामोदर नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम एवं मिथेनोग्लोबिनिया रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अनेक बार प्रश्न पूछा गया है, जो कि नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से बच्चों में यह रोग होता है। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर को कम करने के लिए प्लांट लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे, आप देखते होंगे, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये सभी एक एक पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन्वायरमेंट से सीधे सीधे इससे प्रश्न बन रहे हैं। अगला पॉइंट, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए करते हैं। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में लागू हुआ था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन, जो कि वर्तमान में इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम जिसे गाजर घास कहा जाता है के परागकणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा होता है। पार्थेनियम परागकणों से याद रखेंगे। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण से सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो लाइकेंस वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होती है लाइकेन वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के लिए किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से उसमें प्रदूषण होता है, जिसे थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। आप सभी रोगों को याद रखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है, इटाई कैडमियम के कारण। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून और जाइलिन मिलाया जाता है।
ऑक्टेन से पेट्रोल की शुद्धता की जांच की जाती है, याद रखेंगे। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना है? रक्त कैंसर बेंजीन के कारण होता है। सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार की धूल कणों से होता है? तो सिलिका से सिलिकोसिस होगा और एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है, जो कि यह धूल कणों से होने वाले रोग हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक और फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतया कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियासिस नामक रोग होता है कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की अधिकता पाई जाती है सभी अपमार्जक में। किस उद्योग में संलग्न लोगों को बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बन यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी के द्वारा कार्बन यौगिकों का मापन किया जाता है। ब्लैक फुट क्या है? तो ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण से होता है? अनेक बार ये प्रश्न बना है एग्जाम में। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। अब बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही यदि अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जलकुंभी को। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटेशन नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? परावैंगनी विकिरण से। ये हम देखेंगे प्रमुख वायु प्रदूषक और उससे ये कौन से अंग को प्रभावित करते हैं। सीधे सीधे प्रश्न इससे बनते हैं। एस्बेस्टस धूल जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा यानी लेड हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। अगला पॉइंट हमारा होगा पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन। इधर आपके संगठन दिए गए हैं और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है इसे स्थापित करने का, तो हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।